नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। आपको इन टॉपिक्स के बारे में जो हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, आपको ये सेशन कैसे लगते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि हम उन फीडबैक्स के सहारे आने वाले टॉपिक्स और आने वाले कुछ सेशंस में और बेटर इंप्रूवमेंट कर सकें और आपको एक इफेक्टिव नॉलेज जो है प्रोवाइड कर सकें। ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी या पीसीएस स्टूडेंट है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इवन दो अगर आप एक जनरल फार्मर है तो भी आपके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर की समझ आपके अंदर डेवलप होती है। और यहां पर हम कोशिश करते हैं कि इन टॉपिक्स के जो प्रीपेक्स है, चाहे वो हमारे आपके हिस्ट्री में क्या रहे, इतिहास में क्या रहा, आज क्या है और आने वाले टाइम में इनका क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है। इसको 2010 में स्टार्ट किया गया था। आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को न्यूट्रिएंट अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आज अगर हम सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी की बात करें तो वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है, और उसी फर्टिलिटी के अंदर जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, उन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं बाहर से आपके आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर से। तो ये जो फर्टिलाइजर अप्लाई किए जाते हैं, ये अपने आप में जब मार्केट में आते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, मैक्सिमम फर्टिलाइजर हमारे इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। काफी हद तक ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो हमें किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इंपोर्ट कॉस्ट, ड्यूटी, उनके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटीज लगती हैं, है ना, बहुत सारे चार्जेस लगने के बाद वो फर्टिलाइजर काफी महंगे हो जाते हैं, और उन फर्टिलाइजर को आपका परचेज करना और फील्ड में एप्लीकेशन करना एक फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अब इन फर्टिलाइजर्स के ऊपर, जो इन फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर उनको सब्सिडी दी जा रही है। तो यहां आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला फर्टिलाइजर है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, वो आपका यूरिया है। क्योंकि यूरिया एक तो इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है, ज्यादातर इंडिया में अवेलेबल भी है। और यूरिया कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है कि हेबरबॉस प्रोसेस है वो क्या है, तो उसको जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन हम आगे आप स्टार्ट करते हैं कि यूरिया जो है आज उसके ऊपर सब्सिडी बहुत कम दी जा रही है। मतलब कम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं सब्सिडी कम करने की कोशिश की जा रही है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में यूरिया को अभी तक ऐड नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है, और उसके कारण क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी जो है इसके अंदर यूरिया को छोड़कर बाकी फर्टिलाइजर को इसमें ऐड किया गया है, और इसके लिए स्पेसिफिकली जो डिपार्टमेंट यहां पर वर्क कर रहा है वो कौन सा वर्क कर रहा है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है उर्वरक विभाग इसको हम बोलते हैं। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में इसके रिगार्डिंग वर्क कर रहा है कि कैसे फार्मर्स को एक इफेक्टिव रेट में फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हो सके, और आने वाले टाइम में एक बैलेंस जो यूज है फर्टिलाइजर्स का वो किया जा सके। क्योंकि आज हम यूरिया यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे आपकी सॉइल जो हेल्थ है वो खराब होती जा रही है, धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है ना। तो ये सब चीजें यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। तो चलिए आज हम जानते हैं सबसे पहले कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम क्या है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्कीम को 2010 से लगातार डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा आपका जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में, ठीक है। तो अब यहां अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम जो है वो फर्टिलाइजर फार्मर्स को प्रोवाइड करवाना है सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर। सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब क्या है कि भाई जो इफेक्टिव मार्केट प्राइस है उससे कम दाम के ऊपर किसान को प्राइस मिले, या सॉरी आपका फर्टिलाइजर मिले, और जो आपका बीच में डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपकी कॉस्ट है फर्टिलाइजर की 100 रुपए और किसान को मिल रहा है वो 50 रुपए में, तो ये जो 50 रुपए है वो बियर कौन करने वाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन मार्केटर को, ट्रेडर को या व्यापारियों को देगी जो इन बिटवीन आपका प्राइस डिफरेंस क्रिएट करेगा, या फिर फार्मर डायरेक्टली 100 में परचेज करेगा और जो डिफरेंस होगा वो 50 रुपए का वो गवर्नमेंट उनके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। तो इस प्रकार से सब्सिडी जो है वो आपके किसानों को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अब अगर हम बात करें तो मेनली अब इन फर्टिलाइजर के अंदर में इंक्लूड किया जा रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जो सल्फर बेस्ड फर्टिलाइजर है इनके लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब सेकंड यहां पर क्या है कि फर्टिलाइजर विच आर फोर्टिफाइड विद सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। आप लोग जानते होंगे कि एनपीके हमारे क्या है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। और वहीं अगर हम बात करें सल्फर,
कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये क्या है जी आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आते हैं आपके जो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, निकल, ये सारे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो अब क्या किया जा रहा है कि अगर कोई भी फर्टिलाइजर इन आपके सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर अगर ऐड किए हुए होंगे तो उस केस में उनको एडिशनल सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी कि ये जो सब्सिडी मिल रही है वो तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा ये एक एडिशनल सब्सिडी और भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्योंकि देखो मेन कारण क्या है, क्योंकि अगर आप मान के चलो एक सिंगल आपका प्राइमरी फर्टिलाइजर है वो फील्ड में अप्लाई किया जा रहा है, तो उससे केवल एक ही न्यूट्रिएंट उस सॉइल में सप्लाई किया जा रहा है, और फार्मर जो है वो उतना अवेयर नहीं है कि हमारी सॉइल के अंदर और भी न्यूट्रिएंट्स जो है इम्बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे जब एक न्यूट्रिएंट का एक्सेस बढ़ जाता है मिट्टी के अंदर, तो बाकी जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं, उनमें से कुछ जो उसके एंटागोनिस्टिक हैं उनकी अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाती है या फिर वो फिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाते और प्लांट की जो इफेक्टिव ग्रोथ आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती, इफेक्टिव यील्ड नहीं आ पाती, जिससे आपका सोयल भी पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाती है और एनवायरनमेंट भी आपका पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस चीज को फोकस रखा गया कि जो आपके एडिशनल न्यूट्रिएंट ऐड किए जाएंगे तो उन फर्टिलाइजर के ऊपर और एडिशनल सब्सिडी मिलेगी, ताकि वो आपके सस्ते रेट में अगर किसान को मिलेंगे तो किसान उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर और उन फर्टिलाइजर को फील्ड में अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे एक बैलेंस जो है न्यूट्रिएंट्स का वो सोइल में क्रिएट हो सकेगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो सब्सिडी दी जा रही है वो पर किलोग्राम बेसिस पर दी जा रही है, और इस सब्सिडीज के अंदर ये चीज ध्यान रखी जा रही है कि भाई आपका इंटरनेशनल मार्केट और आपकी नेशनल मार्केट में इनका प्राइस क्या है, और स्पेसिफिकली यहां पर जो है सब्सिडी पोटास और जो आपके यहां पर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है उनके लिए स्पेसिफिकली जो है इसमें अनाउंस की जाती है। और यहां पर यह फोकस रखा जाता है कि भाई एक्सचेंज रेट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आज डॉलर का रेट क्या चल रहा है, तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम में आपको पता होगा आज जो है वो डॉलर का प्राइस लगभग 86 या 87 के नियर अबाउट पहुंच चुका है ना। और अगर हम बात करें तो आपको पता होगा आज से 3 महीने 4 महीने पहले रेट था वो 2-3-4 रुपए कम था। तो अब इस केस में क्या होता है कि मान के चलिए अगर आज किसी फर्टिलाइजर को मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से मंगवाया जाएगा तो आज उसका प्राइस काफी हद तक बढ़ जाएगा, 4 से 5 रुपए पर आपके यहां पर कहीं ना कहीं डॉलर में बढ़ चुके हैं, तो डॉलर में ही तो एक्सचेंज होती है करेंसीज आपकी। तो इसीलिए इस केस में एक्सचेंज रेट का भी ध्यान रखा जाता है, इन्वेंट्री लेवल का ध्यान रखा जाता है कि कंट्री के अंदर लाने के बाद उसको जो है संभाल करना है या फिर उसको मैनेजमेंट करना है, उनको टैक्स पे करना है या फिर जो उनकी पैकेजिंग करनी है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो ये सब चीजें यहां पर ध्यान में रखी जाती है। अब नेक्स्ट आपका पार्ट है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मेनली किसके ऊपर फोकस कर रही है कि भाई जो फास्फोरस और पोटाशिक फर्टिलाइजर है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि भारत के अंदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो काफी ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, और जिससे जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर रेशियो है 4:2:1 एनपीके का, वो आपका काफी हद तक इंबैलेंस हो चुका है। आज यहां पर ये इंबैलेंस होकर कितना हो गया है, लगभग 11.8, 4:4.6 और 1 के नियर अबाउट पहुंच चुका है 2022-23 के डेटा के अनुसार। तो आप सोच के देखिए कि इसमें न्यूट्रिएंट के अंदर नाइट्रोजन की जो एप्लीकेशन है वो तो लगभग 3 गुना अप्लाई की जा रही है, और जो आपका फास्फोरस है वो यहां पर लगभग 2 से 2.5 गुना अप्लाई किया जा रहा है, और पोटाश वहीं पर खड़ा है। तो इस केस में आपका बैलेंस जो है सोइल के अंदर वो काफी हद तक बिगड़ चुका है, और इसकी वजह से सोइल पोल्यूट होती जा रही है। तो यहां पर सोइल की जो हेल्थ है वो डिग्रेड हो रही है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए ये फोकस में किया जा रहा है। और साथ में यहां पर यह भी फोकस किया जा रहा है कि भाई जो किसान है वो भी तो कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा अप्लाई किया जा रहा है। अब नाइट्रोजन की जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी किसान अप्लाई कर देता है, तो इस केस में बहुत जरूरी हो जाता है कि किसान उतना ही आपका यहां पर फर्टिलाइजर अप्लाई करे जितनी की नीड है। तो इस केस में उनकी इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर इनपुट कॉस्ट मान के चलिए किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही अप्लाई की जाए। अब किसान क्या करता है, हो सकता है कि 2 बैग यूरिया के रिक्वायरमेंट है 1 एकड़ में क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। अब फार्मर उसके ऊपर अगर 4 आपका बैग भी अप्लाई कर देगा तो प्रोडक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन उन 2 बैग एक्स्ट्रा की जो कॉस्ट है वो किसान को अपनी जेब से पे करनी पड़ेगी, और यहां पर किसान की जो आमदनी है वो आपकी ओवरऑल घट जाएगी क्योंकि उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई।
तो इसी चीज को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और साथ में गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स रैशनलाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, दिस वुड इज द बर्डन ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। मतलब यहां पर मेनली यही टारगेट है कि भाई जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं उनका एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके बाकी फर्टिलाइजर को इफेक्टिव रेशियो में यूज किया जाएगा, और वहीं अगर हम बात करें तो जो फर्टिलाइजर अगर फार्मर कम यूज करना स्टार्ट कर देगा नाइट्रोजन वगैरह को, तो उससे जो ओवरऑल गवर्नमेंट का बर्डन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा, इसीलिए इस चीज को टारगेट किया जा रहा है। और नेक्स्ट आपका पार्ट मैंने बता ही दिया कि भाई इसको इंप्लीमेंट 2010 में किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर स्पेसिफिकली इसके लिए बनाया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ यहां पर जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल है उसके अंडर में इसको रन किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो बाकी बातें भी यहां पर देखो, इट इज प्रोवाइडेड टू फार्मर, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड फार्मर्स। मतलब यहां पर ये क्या है, ये सब्सिडी जो है मैन्युफैक्चरर को या इंपोर्टर्स को या फार्मर्स को दी जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि आपकी इनपुट कॉस्ट यानी कि फर्टिलाइजर एक इफेक्टिव रेट पर अवेलेबल हो सके, एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि देखो मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया कि भाई सॉइल के अंदर जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो तो रिड्यूस हो चुकी है, तो उस केस में हमें एक एडिशनल आपका आउटपुट अप्लाई करना पड़ता है या इनपुट अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो इनपुट हमें अप्लाई करना पड़ता है फर्टिलाइजर की फॉर्म में, तो अब यहां पर अगर फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं किया जाएगा तो जो हमारा इफेक्टिव यील्ड है वो हमें नहीं मिल पाएगी, और इफेक्टिव यील्ड नहीं मिल पाएगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, वही सिंपल सी बात है। और अगर आपका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी लैंड की, तो जो लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसको फीड कहां से करवाएंगे, तो ये भी एक मेजर समस्या है, तो इसके लिए भी इस चीज को फोकस किया जा रहा है। और नेक्स्ट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन द फर्टिलाइजर, तो 100% सब्सिडी ऑन various fertilizer grade is released to the fertilizer companies based on the actual sale by Aadhaar authentication। मतलब यहां पर क्या है कि आधार कार्ड, जब आपको पता होगा कि जैसे फार्मर किसी भी एक डीलर से अपने फर्टिलाइजर को परचेज करने के लिए जाता है तो उसको अपने आधार कार्ड को वहां पर वेरीफाई करवाना पड़ता है, आधार कार्ड उनको देना पड़ता है कि इस किसान ने इतने बैग जो है इस फर्टिलाइजर का परचेज किया। अब जितने आधार कार्ड वहां पर वैलिडेट होंगे उतने ही उसके बेसिस पर जो वहां पर फर्दर अगर हम बात करते हैं तो जो फर्टिलाइजर कंपनी है जिसकी तरफ से वो फर्टिलाइजर डीलर के पास आया था, उसके बेसिस पर उनको सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका ट्रांसफर कर दी जाती है। और नेक्स्ट हम बात करें तो यूरिया सब्सिडी। अब देखो यूरिया सब्सिडी क्या है, यूरिया सब्सिडी है ये फार्मर को डायरेक्टली प्रोवाइड करवाई जाती है जो आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसके बेसिस पर। अब यहां क्या है कि एक्चुअली जो डिफरेंस होता है, जो डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ यूरिया है फार्मर के पास और जो नेट मार्केट यहां पर रियलाइजेशन है उसके बीच में जो जितना भी डिफरेंस आएगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा या इंपोर्टर के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आता है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पे किया जाता है, तो वो यूरिया सब्सिडी हो गया। भाई सिंपल सी बात है, जो आपके यूरिया को परचेज करने के लिए फार्मर्स को जो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है वो यूरिया सब्सिडी हो गई। और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में डायरेक्टली यहां पर ये कह सकते हो कि जो फॉस्फेट और आपके पोटेशिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको यहां पर मार्केट के अंदर सब्सिडाइज रेट पर भेजने के लिए ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। मतलब यूरिया को अभी तक इसमें ऐड नहीं किया गया, ये ध्यान रखना, बस सिंपल सा फंडा ये है आपके लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपका एक थोड़ा सा मैंने ये दिखाया है जिस फ्लो चार्ट जिसके अंदर क्या है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो आपके पोटाशिक और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हैं उनके लिए आपकी कितनी दी जा रही है, तो ये 2024 के अंदर आपका 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए आपके जो न्यूट्रिएंट है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये अगर आपके किसी भी फर्टिलाइजर में प्रेजेंट है तो पर किलोग्राम के बेसिस पर इन न्यूट्रिएंट के ऊपर कितनी सब्सिडी दी जा रही है। तो ये आपका यहां पर 30 सितंबर 2024 तक लागू था। उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 को इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया है। एक तो आपका जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उसके लिए सब्सिडी डिक्रीज हो गया और जो आपका फास्फोरस फर्टिलाइजर है उसके लिए सब्सिडी क्या हो गया जी, इंक्रीज हो गया। और वहीं अगर हम बात करें तो जो सल्फर फर्टिलाइजर उसके लिए भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये यहां पर आपका डिफरेंस है जो मैंने पिछले आपका 6 माही का और इस बार 6 माही के अंदर जो दिया गया है उन दोनों का डिफरेंस आपके सामने है। और इसी के साथ में आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर स्पेसिफिकली 28 ग्रेड को फोकस किया है। मतलब अलग अलग ग्रेड्स के फर्टिलाइजर आते हैं ना, जैसे एनपीके आपके अलग अलग रेशियो के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करें तो जो फर्टिलाइजर्स के डिफरेंट ग्रेड्स हैं उनमें 28 ग्रेड के लिए प्रोडक्ट वाइज सब्सिडी दी जा रही है फास्फोरस और पोटास के जो फर्टिलाइजर हैं उनके लिए। और अब इसमें एक चीज और यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा ऐड की गई जिसे मैंने आपको बताया था कि भाई एडिशनल सब्सिडी जो है वो दी जा रही है अगर आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको फोर्टिफाई किया जा रहा है या फिर उनके ऊपर कोटिंग की जा रही है इन डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की। तो यहां पर बोरॉन और जिंक के लिए जो आपका सब्सिडी है वो एक्स्ट्रा
पर यहाँ पर मैट्रिक टन के लिए 300 और 500 जो है वो आपका किया गया है बोरोन और जिंक के लिए, और ये इन्हीं के अंदर है। इन 28 ग्रेड्स में अगर हम इन फर्टिलाइजर्स को भी आपका या इन न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड ऑन करते हैं, फोर्टिफाई करते हैं इन फर्टिलाइजर्स को, या इनके ऊपर एक कोटिंग आपकी जो है अप्लाई करते हैं, तो उस केस में इन फर्टिलाइजर्स की जो एडिशनल सब्सिडी है वो इतनी बढ़ जाती है। अगर पहले जितनी भी कॉस्ट आपकी डिफाइन की गई है 28 ग्रेड्स को अगर आप लोग देखना चाहते हो कि कौन कौन से हैं जो अभी रिसेंटली जो है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर के अंदर, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका पीडीएफ का लिंक दे दिया है, आप उसको जाकर भी देख सकते हो कि ये 28 ग्रेड्स जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि आपको जो है उसके बारे में अवेयरनेस मिल सके। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही है, डीएपी के ऊपर जो है आपकी सब्सिडी दे रही है। अब जो डीएपी के ऊपर सब्सिडी दे रही है, क्योंकि डीएपी क्या है आपका एक फॉस्फेटिक आपका फर्टिलाइजर है ना, तो इसके अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होता है। तो अब आपको पता है इस फास्फोरस फर्टिलाइजर के अंदर जो है एक तो नाइट्रोजन है और एक आपका फास्फोरस है ना, तो नाइट्रोजन आपका कितना है यहाँ पर 18% है और फास्फोरस कितना है जी 46% है। तो देखो इस फर्टिलाइजर के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेशली जो है अभी अगर हम बात करें तो 1 जनवरी को जब रिसेंट आपका यहां पर कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसीजन लिया गया कि इसके ऊपर जो सब्सिडी है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जा रही थी उसके लिए। तो अब क्या है कि इसके ऊपर अभी विवाद क्यों पैदा हो रहा है, और यहां पर ये विवाद जो है वो किसकी वजह से है, तो ये है रुपीज जो आपका डॉलर के रिस्पेक्ट में उसकी जो कीमत गिरती जा रही है उस रिस्पेक्ट में ये एक मुद्दा जो है खड़ा हो गया है। क्या है मैं इसको समझाता हूं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट ने आपका स्पेशल सब्सिडी जो डीएपी के लिए दी थी वो यहां पर 3500 पर टन जो है वो डीएपी के लिए आपकी एक्सटेंड कर दी है, और ये एक्सटेंड कब तक के लिए की है, 31 दिसंबर 2025 तक के लिए की है। पहले ये 31 दिसंबर 2024 को एंड होने वाली। तो अब क्या किया गया, 1 जनवरी को ये जो सब्सिडी है वो आपकी 31 जनवरी 2025 यानी कि 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया, और ये कितनी है, वो है 3500 रुपीज पर टन। 1 टन के ऊपर 3500 रुपए एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा अब ये विवाद में क्यों है इसको मैं समझाता हूं, लेकिन उससे पहले दिस इज एन एडिशनल टू रेगुलर बेसिस सब्सिडी 21,911 पर टन फॉर द डीएपी। अब देखो एक्चुअली में मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके फास्फोरस और पोटाशिक फर्टिलाइजर है उनके लिए 28 ग्रेड, तो उनमें डीएपी भी इंक्लूड है, तो डीएपी पे ऑलरेडी जो सब्सिडी दी जा रही है वो आपकी इतनी है, लेकिन अब एडिशनल सब्सिडी भी यहां पर दे दी गई है कितनी, 3500 रुपए। अब देखो डीएपी के लिए क्यों दी गई, क्योंकि डीएपी आज प्रेजेंट टाइम में यूरिया के बाद मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर है जो मार्केट में यूज किया जाता है, और इवन दो इसकी किल्लत भी अभी बहुत ज्यादा देखी गई थी, क्योंकि आपको पता होगा फार्मर जो है वो वीट का जब सोइंग हुआ था तो उस टाइम पर किसानों के पास बहुत बड़ी कमी आ गई थी इसकी, तो उसको ध्यान में रखा गया। अब देखो यूरिया के ऊपर जो फिक्स आपका प्राइस है यहां पर वो है 266.50 रुपीज 45 किलोग्राम बैग का, और ये यहां पर याद रखना कि इसके अंदर आफ्टर नीम कोटिंग एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस उनको एक्सक्लूड करने के बाद है, और ये नवंबर 2012 से लगातार यही चलता आ रहा है, ये यूरिया का फिक्स है। लेकिन हमने यहां पर यूरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डीएपी की बात कर रहे हैं कि डीएपी के अंदर क्या आपका बदलाव है। तो देखो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपके साथ जो डेटा शेयर करूंगा वो 1 जनवरी के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें आपका प्राइस जो था वो लगभग 82 रुपीज के समथिंग था जो आपका डॉलर है ना। तो अगर हम बात करें तो $1 आज प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस टाइम पर 86.5435 रुपीज हो चुका है, और हम जो यहां पर डेटा के अंदर ये जो डेटा एनालिसिस करेंगे वो आपका 1 जनवरी का है, जब आपका डॉलर जो है वो रुपीज के रिस्पेक्ट में 85 रुपीज का $1 जो है बन रहा था। ठीक है, तो ये मैं आपको यहां पर डेटा जो शो करूंगा, कहीं आप लोग ये मत बोल देना कि सर आपने तो गलत डेटा दे दिया, ये कर दिया। ये मैं फिर बोल रहा हूं कि 1 जनवरी के दिन जब गवर्नमेंट ने इसको आपका अनाउंस किया था कि भाई हम लोग 3500 रुपीज डीएपी के पर टन के ऊपर एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं, तो उस दिन क्या स्थिति थी, और जो आपके इकोनॉमिस्ट थे या फिर अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर कंपनीज के जो मालिक थे उन्होंने क्या मुद्दा उठाया, मैं उसको बात करने जा रहा हूं। तो करंट प्राइस एंड इंपोर्ट कॉस्ट चैलेंज, तो आपकी यहां पर करंट प्राइस में और जो इंपोर्ट कॉस्ट है इन फर्टिलाइजर को डीएपी को मंगवाने में, क्योंकि आपको पता होगा डीएपी हमारे भारत के अंदर मैक्सिमम क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में रसिया की बात करें या फिर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो उनमें ये मतलब वहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो लोग हमारे पास भेज भी नहीं रहे हैं। एक तो देखो ये आपका यहां पर इसका अमोनिया बनाने में यूज जो है इसका, माफी चाहता हूं, इसको जो है आपका
यूज किया जाता है इथेनॉल बनाने में, तो उस वजह से। और दूसरा क्या है कि भाई आपका प्रेजेंट टाइम में हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो इसको मंगवा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका जो कॉस्ट है या उनका जो खर्चा है वो पूरा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा वो हम लोग देखते हैं यहां पर। तो देखो प्राइस कंट्रोल, सबसे पहले तो यहां पर आपको बता दिया गया है कि 1350 रुपीज पर 50 किलोग्राम जो बैग है उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा कैप कर दिया गया है, यानी कि 27,000 पर टन। ठीक है, एक टन का लगभग आपको 27,000 रुपए मिलेगा, यानी कि जो आपका एमआरपी है वो इतना ही फिक्स किया जाएगा। तो अब एमआरपी जो है वो इंपोर्ट कॉस्ट है जो यहां पर डीएपी की पड़ती है उससे काफी कम है। कैसे कम है मैं बताता हूं, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। मैंने शुरुआत में बात की थी ना कि भाई एक्सचेंज रेट को भी ध्यान में रखा जाता है। देखो रुपी जो है वो आपका 3 महीने पहले, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग जो आपका सितंबर के टाइम पर या अक्टूबर के टाइम पर जो रुपी था वो 83.8 रुपीज एक डॉलर के रिस्पेक्ट में था। लेकिन अगर 1 जनवरी की बात करें तो ये डॉलर आपका यहां पर लगभग 2 रुपए बढ़ चुका है। तो अब इससे क्या डिफरेंस पड़ा, तो देखो डीएपी का जो पर टन का प्राइस पड़ रहा था वो आपका इस रुपीस के अकॉर्डिंग था 54,160 रुपीस, और वहीं ये बढ़कर हो चुका है 52,960 रुपीस। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस, सॉरी आपका माफी चाहता हूं, ये आपका यहां पर इतना था 52,000 और ये 54,160 रुपीस हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम अदर एक्सपेंसेस जैसे कि कस्टम ड्यूटी, पोर्ट हैंडलिंग, बैगिंग, डीलर मार्जिन, इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो लगभग लगभग इसकी कॉस्ट पड़ जाती है एक टन की 65,000 रुपीज पर टन। और अब देखो ग्रोस रियलाइजेशन यानी कि सब्सिडी प्लस एमआरपी की अगर हम बात करें तो लगभग कितना पड़ता है 52,411 रुपीज। और जो लैंडेड इंपोर्ट कॉस्ट है वो कितनी है जी यहां पर 54,160 रुपीज। तो कंपनीज को एक गैप यहां पर जो है फेस करना पड़ रहा है, और वो गैप है लगभग 1,500 रुपए पर टन के ऊपर। इवन दो एक्सटेंड करने के बाद, सब्सिडी भी अगर एक्सटेंड कर दी गई है जो आपको अभी बताई थी, उस सब्सिडी को एक्सटेंड करने के बाद भी यहां पर जो इंपोर्टर्स हैं या कंपनीज हैं उनको ये गैप यानी कि इतना प्राइस कम यहां पर मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनीज भी इसको आपका हैंडल करने में सक्षम नहीं है, या फिर आपके इस रेट पर जो है जो आपका यहां पर एमआरपी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है उस पर अवेलेबल करवाने को रेडी नहीं है, जो कि एक अगेन बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। अब इसके साथ में अगर हम बात करें तो देखो ये आपका एक डेटा यहां पर आपके सामने है कि सितंबर 20 2024 को गवर्नमेंट अप्रूवल फुल कंपनसेशन ऑन इंपोर्ट अबव द बेस बेंचमार्क प्राइस ऑफ द 559.71 पर टन। तो यहां पर क्या है कि अगर एक टन के ऊपर $559 जो है यहां पर वो एक बेंचमार्क प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था कि इसके ऊपर जो भी होगा वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवाएंगे, और सितंबर 1 से लेके ये मार्च 2025 तक था। ठीक है, तो हाउएवर दिस कैलकुलेशन वाज बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रेट ऑफ 83.23 रुपीज, जो कि अब और ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। आज की कंडीशन हो चुकी है लगभग 87 के आसपास, जो कि अपने आप में डिफरेंस है। टोटल फिस्कल डिफिसिट ऑफ एक्सटेंडेड 3,500 रुपीज पर टन सब्सिडी इज एस्टिमेटेड एज 6,475 करोड़ रुपीज। अगर हम बात करें तो ये जो 3,500 रुपए पर टन सब्सिडी यहां पर आपकी बढ़ाई गई है, इसको इंक्रीज किया गया है, उसका इंपैक्ट लगभग 6,475 करोड़ रुपए पड़ने वाला है। और सोच के देखिए कि जो आपका मार्जिन यहां पर डिफरेंस आया है, रुपीस की जो कीमत गिर गई है, अगर उसको और ज्यादा ऐड किया जाए तो ये जो आपकी कीमत है या जो गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल डेफिसिट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये सोच सकते हो कि क्या डिफरेंस है यहां पर। तो इवन दो जो डॉलर का प्राइस है वो ना कि केवल डायरेक्टली आपकी मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट को, इनको इंपैक्ट करता है, बल्कि एग्रीकल्चर को भी कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो आप लोग समझ सकते होंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर स्टॉक एंड अवेलेबिलिटी। अब फर्टिलाइजर का स्टॉक क्या है, तो एज ऑफ द मिड दिसंबर 2024, अगर 2024 के मिड दिसंबर की बात करें तो डीएपी स्टॉक जो है वो 9.2 लाख टन है, जो कि आपका लास्ट ईयर 13 लाख टन था। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर स्टॉक जो है यहां पर जो 23.7 लाख टन है, जो कि पिछले साल 32.3 लाख टन था। अब देखिए एडिक्वेट इंपोर्ट आर क्रिटिकल टू एंश्योरिंग द सफिशिएंट अवेलेबिलिटी फॉर द खरीफ सीजन जून जुलाई 2025। यानी कि यहां पर बता कि ये बात की जा रही है कि आने वाले टाइम जो खरीफ सीजन है उसके लिए अगर हम वाकई में फर्टिलाइजर को अवेलेबल करवाना चाहते हैं फार्मर्स को, और वो भी टाइमली और विद इन कॉस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है हमें और इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए अब यहां पर एक मेजर बर्डन जो है आपकी गवर्नमेंट के सामने, और हो सकता
सकता है कि इंपोर्टर्स के सामने आ रहा है, तो क्या हो सकता है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, बाद की बात है। लेकिन इसके साथ में गवर्नमेंट जो है यहां पर मेनली जो फर्टिलाइजर सब्सिडी के रिगार्डिंग कंसर्न है वो क्या है, तो देखो पहला तो ये है कि अगर हम 2023-24 की बात करते हैं तो उसमें जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दी गई थी उसका लगभग बर्डन जो है वो कितना था, 1.75 लाख करोड़ रुपीस, 1.75 लाख करोड़ रुपए फिस्कल जो बर्डन है वो आपका फिस्कल एक प्रकार से इंपैक्ट है वो यहां पर देखने को मिला था 2023-24 में। और वहीं पर अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए आज प्रेजेंट टाइम में इसकी डिमांड क्यों है, क्योंकि एनपीके मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 4:2:1 यहां पर रिकमेंडेड फर्टिलाइजर एनपीके रेशियो होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में 2022-23 के अकॉर्डिंग लगभग इतना रेशियो जो है हम लोग आज यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसका अब जो आपके एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है या फास्फोरस फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है, उसका इंपैक्ट हमारे एनवायरमेंट के ऊपर भी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन है वो क्या क्या करता है। नाइट्रोजन एक तो यूट्रोफिकेशन करेगा, दूसरा जो आपकी यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो एनवायरमेंट में रिलीज होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सोइल में अप्लाई किया जाता है तो एनारोबिक कंडीशन होने के कारण, वाटरलॉगिंग कंडीशन होने के कारण जो नाइट्रेट है वो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में, जो कि एक मेजर इंपैक्ट है। इसके साथ में जब वो आपका नाइट्रेट लीच आउट हो जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, तो वो ग्राउंड वाटर जब हम पीते हैं तो खासकर जो बच्चे पीते हैं तो उनके अंदर मिथेमोग्लोबिनिया जो है वो क्रिएट करता है। और ये यूट्रोफिकेशन मिथेमोग्लोबिनिया क्या होता है इसको देखने के लिए मैंने अगेन आप लोगों को एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया है, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अगर पूरा आपने समझना है तो। अब हम नेक्स्ट बात आती है कि रीसेंट मेजर टेकन टू कंट्रोल ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी फर्टिलाइजर्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर उनके यूज को कम करने के लिए, या जो आपका एग्रीकल्चर के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट है, एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट है, या फर्टिलाइजर का जो एक्सेसिव यूज है और उसकी वजह से सोइल की हेल्थ जो डिग्रेड हो रही जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या यहां पर आपके जो है मेजरमेंट फॉलो किए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका आता है नीम कोटेड यूरिया। देखो नीम कोटेड यूरिया को 100% मैंडेटरी कर दिया गया है 2015 के बाद। अब इसमें क्या है कि नीम कोटेड यूरिया जो है वो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। इसी के साथ में आपने पढ़ा होगा कि अभी एक सल्फर कोटेड यूरिया भी आ चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सल्फर कोटेड यूरिया का नाम क्या है, उसको क्या नाम दिया गया है, जल्दी से बताइए। अब हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पर है नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर में आपको पता है नैनो यूरिया, नैनो डीओपी जो कि इफ्को के द्वारा रिलीज किए गए हैं, तो ये भी आपके यहां पर बोला जा रहा है कि इनको यूज करने से एक तो फर्टिलाइजर आपका डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है क्रॉप के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा कि सोइल के अंदर जो इंपैक्ट होता है या सोइल के अंदर जो रेजिड्यू है उसका वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रिटेन हो पाएगा, और जो एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट है वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन में है, क्योंकि पीएयू की स्टडी आपकी एक आई थी, उस स्टडी के अंदर पीएयू ने डिनाई कर दिया कि भाई ये जो है वो उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं है, और उस केस में आने वाले टाइम में ये और ज्यादा वॉश हो सकता है, और उस केस में यहां पर किसानों के ऊपर जो बर्डन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा अप्लाई करेगा, क्योंकि देखो अब अगर एक जो आपका नैनो यूरिया है या नैनो डीएपी है उसका जो बोतल यूज किया जा रहा है वो आपका हमें ज्यादा अमाउंट में यूज करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से किसानों की जो कॉस्ट है वो और ज्यादा बढ़ गई, तो जो अपने आप में वाकई में एक नेगेटिव इंपैक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्शन या यील्ड को यहां पर नेगेटिव जो है पहुंचाता है, क्योंकि ये पीयू की स्टडी है, मेरी नहीं है, फिर बोल रहा हूं आपको, एक बार जाकर जरूर देखिएगा उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पीएम प्रणाम, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन रिचमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। यहां पर ये क्या है, ये मेनली एक पीएम प्रणाम स्कीम है, इसमें ये टारगेट किया जा रहा है कि भाई जो आपके नेचुरल बायोफर्टिलाइजर्स है उनका यूज जो है वो बढ़े, और साथ में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जाए, ताकि जो ओवरऑल फर्टिलाइजर्स का यूज है उसको कम किया जाए, और गवर्नमेंट के बजट के ऊपर जो बर्डन है या फिर ये कह सकते हो कि किसानों की जो इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है उसको डिक्रीज किया जाए, एनवायरमेंट को आपका जो है यहां पर जो पॉल्यूशन है उसको डिक्रीज किया जाए, एनवायरमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको डिक्रीज किया जाए, सोइल की हेल्थ जो डिग्रेड होती जा रही है उसको इंप्रूव किया जाए, तो यानी कि मदर अर्थ को हमें बचाना बहुत जरूरी है। एक सस्टेनेबल यहां पर जो है यूज जो है फर्टिलाइजर का उसको बनाने के लिए जो पीएम प्रणाम स्कीम को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसके साथ में सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, आप लोग जानते होंगे इस स्कीम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस स्कीम के तहत आपके जो फील्ड है उनकी जांच की जाती है, उनकी मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं, और उस सैंपल के अकॉर्डिंग फार्मर्स को गाइड किया जाता है, क्योंकि उसमें आपकी पूरी मिट्टी की रिपोर्ट रहती है, मिट्टी के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट डेफिसिट है, कौन से न्यूट्रिएंट एक्सेस में प्रेजेंट है, तो उनके बेसिस पर उस सोइल के अंदर वही फर्टिलाइजर अप्लाई किए जा सकते हैं जो रिक्विजिट है। इससे
इससे एक तो फर्टिलाइजर कॉस्ट जो है फार्मर की डिक्रीज होगी, और साथ में जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर आपका यूज किया जा रहा था वो डिक्रीज होगा, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आपका जो है वो डिक्रीज होगा, और एज वेल एज आपकी सॉइल की जो हेल्थ है वो क्या होगी, आपकी इंप्रूव होगी, और यहां पर बैलेंस यूज है फर्टिलाइजर का वो भी बढ़ेगा। और साथ में है एनकरेजिंग द अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। तो अब इसके साथ में यहां पर क्या है, जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स है, जैसे अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, या फिर बायो फर्टिलाइजर्स हैं, नेचुरल फार्मिंग है, या हम बात करें तो मैन्योर, कंपोस्ट, उनको यूज कर सकते हैं ताकि आपकी जो सोइल है उसको आपका हेल्दी एनवायरमेंट मिल सके, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज किया जा सके, उसको कार्बन रिच किया जा सके, और यहां पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसको भी कहीं ना कहीं आपका इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, इनको यूज किया जा सकता है आज प्रेजेंट टाइम में। और इसके साथ में अगर हम नमो ड्रोन दीदी जैसे जो प्रोग्राम है उनको और बूस्टअप किया जाए, क्योंकि उनके हेल्प से जो ड्रोन होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कैपेबिलिटीज है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो प्रिसिजन फार्मिंग का पार्ट है, और उसके बेसिस पर हम लोग सोइल को उतनी ही फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं जितनी कि उसको नीड होती है। तो ये एक इफेक्टिव आपका पार्ट रह सकता है। तो इस प्रकार के और भी इनिशिएटिव लाए जा सकते हैं जिससे आपका सोइल की हेल्थ को इंप्रूव किया जाए, और आपकी जो गवर्नमेंट के ऊपर फर्टिलाइजर की सब्सिडीज की बर्डन है वो डिक्रीज की जा सके, एनवायरमेंट हेल्थ है उसको डिक्रीज एनवायरमेंट हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके, फार्मर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन है आपके फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का, इनपुट कॉस्ट का, वो डिक्रीज किया जा सके। ये सारे फैक्टर्स यहां पर ध्यान में रखते हुए इन चीजों को हम लोग फोकस कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम बात करें तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि इस सेशन के अंदर आपको इफेक्टिवली समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम क्या है, आज के पर्सपेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है, और आने वाले टाइम में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये आज का सेशन था। इस प्रकार के और भी सेशंस आप लोग देखना चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी नजर में है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले टाइम्स के अंदर ऐसे टॉपिक्स आपके साथ डिटेल्स के अंदर स्टडी किए जा सके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।